उस वक्त पोस्ट होल्डर रहते हुए, जामिया का CYSS का उपाध्यक्ष होते हुए मैंने केजरीवाल के घर के घेराव किया था। आज भी यूपी का मुसलमान एक जहनी गुलाम है। तो मतलब अगर यूपी का मुसलमान ओवैसी को वोट देने लगेगा तो वो स्ट्रांग हो जाएगा आपके हिसाब से? मैं यूपी के मुसलमानों के अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपना नेता, अपने मनपसंद का नेता अपनी पार्टी चुने? कोई ज़रूरी है कि वो MIM को ही चुने? हम कहते हैं कि जो कांग्रेस ने 60,000 दंगे इस देश को दिए हैं और लाखों मुसलमान उस दंगों की चपेट में आए हैं। आप सवाल करना सीखिए कांग्रेस से। हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों के साथ साथ बराबरी का हिंदू का वोट पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पर एक मॉडल पेश करते हैं, हैदराबाद मॉडल। जाकर देखिए ना ओवैसी एक्सीलेंस स्कूल। तो हैदराबाद का मॉडल यूपी के हिंदू क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप आम आदमी से जुड़े रहे जी, और आरोप ये है कि वहाँ जब आपकी दाल नहीं गली तो आप AIMIM ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आगामी चुनाव के लिए आपके पास क्या रणनीति है? जिस तरीके से मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका रिजल्ट आपने देखा 2022 के यूपी चुनाव में, एक भी सीट AIMIM नहीं जीत पाई है। तो क्या एक गुमराह करने का एक ज़रिया है मुसलमानों को? मुसलमान जहाँ चाहेगा वहाँ वोट देगा। ओवैसी चिल्लाए 5 साल हमारे पास आओ, हमारे पास, कुछ % लोग गए, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा नहीं मिला मुसलमानों को, कहीं नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है ये बात कि जो है ओवैसी साहब बस एक फालतू का माहौल बनाते हैं, यूपी में डिस्टर्ब करते हैं और उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होता है और मुसलमानों को आउटपुट कुछ नहीं मिलता है? तो आपके पास क्या प्लान है ऐसा? इस समय जिस स्थिति में है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे ओवैसी साहब को? देखिए, सबसे पहले आपका सवाल है कि आपकी दाल नहीं गली तो आप आम आदमी छोड़कर MIM में आ गए। मैं आपको बताता चलूँ कि 26 फरवरी थी और दिल्ली के अंदर दंगे चल रहे थे और उस टाइम में पोस्ट होल्डर था। मैंने उस वक्त रिज़ाइन नहीं करा था। उस वक्त पोस्ट होल्डर रहते हुए, जामिया का CYSS का उपाध्यक्ष होते हुए मैंने केजरीवाल के घर के घेराव किया था। और उस घर के घेराव करने, पार्टी के अंदर हूँ लेकिन अपने नेता के खिलाफ, जिस पार्टी में हूँ उस नेता के खिलाफ उसके घर के बाहर बैठकर धरने दे रहा हूँ। उसका नतीजा मिलता है कि मुझे सिविल लाइन थाने में ले जाकर 17 घंटे बंद करके मारा जाता है। तो ये आप मेरी बात देख सकते हैं कि मैं ना किसी पोस्ट के लालच में हूँ, ना मैं किसी पद के लालच में हूँ। मैं सिर्फ अपनी कौम की फलाह बहुत के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अगर मैंने MIM पार्टी ज्वाइन करी है तो उसके पीछे एक मकसद था कि जब हम जामिया के अंदर आंदोलन कर रहे थे 9 दिसंबर को, जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पेश किया गया, उससे पहले कोई इसके नुकसानात नहीं जानता था। हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हम सोचते थे कोई नॉर्मल बिल है, आ जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा, हमें क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन हमें इसका नुकसान कब पता चला? जब पार्लियामेंट के अंदर, भरी पार्लियामेंट के अंदर मोदी और अमित शाह के सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बिल के 2 टुकड़े करे। 9 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर 2 टुकड़े हुए और 10 दिसंबर को जामिया के अंदर मैंने अपने हाथों से उस बिल के 2 टुकड़े करे। क्यों? किससे प्रेरित होकर? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी से प्रेरित होकर। उसके बाद उसको पढ़ा उस बिल को, क्या है पूरे दिन, क्या नुकसान है। पूरे देश के अंदर संदेश गया कि मुसलमानों ये बिल तुम्हारे लिए खतरे में है, ये खतरा है तुम्हारे लिए। किसने संदेश दिया? ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर संदेश दिया। और जब हमें मारा जाता था, जब हमें पीटा जाता था, हमारे खिलाफ FIR होती थी, हमें जेलों में डाल दिया जाता था, तो पार्लियामेंट के अंदर एक ही आवाज़ उठती थी, जामिया के बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की। मेरे पास बहुत ऑफर थे कि आप समाजवादी में आ जाओ, आप कांग्रेस में आ जाओ, लेकिन मैंने देख लिया कि जब हमारे ऊपर मुसीबत का वक्त था तो हमारे लिए कौन आवाज़ बन रहा था, और आवाज़ उस वक्त सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बन रहे थे। अब यूपी की बात करता हूँ मैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ का जो मुसलमान है, नॉर्थ के मुसलमानों को हमेशा सियासत से दूर रखा गया है। उनको कभी भी पॉलिटिकली स्ट्रांग होने की गुंजाइश ही नहीं दी गई कि वो पॉलिटिकली एम्पावर हो सकें। आप साउथ का मुसलमान देख लीजिए, साउथ के मुसलमान ने 1947 में ये बात कह दी थी कि कांग्रेस को हम अपनी पार्टी तस्लीम नहीं करेंगे, हमारी अपनी पार्टी होगी, हम मुस्लिम लीग केरला में जाकर बनाएंगे। आज केरला के मुसलमानों के हालात देखिए आप, कितने स्ट्रांग हैं। 1957 में AIMIM की बुनियाद रखी गई। उस वक्त लोगों ने इसको सोचा, इससे परहेज़ किया। सभाएं होती थी, 2-2, 3-3 लोग आकर बैठते थे। आज हैदराबाद के अंदर आप देख लीजिए, 1984 से मजलिस का सांसद है, 1964 से मजलिस के विधायक हैं। 40 साल हो गए हैं, कोई माइका लाल में दम नहीं कि उनकी सीट जाकर हरा दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर किया है, उन्होंने वहाँ के लोगों को एक हैसियत दिलाई है, एक सियासी हैसियत। और खाली मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को भी। आज तेलंगाना के अंदर भले ही 7 MLA हों, लेकिन इन 7 MLA के पास इतनी ताकत है, ये इतना प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं कि इनके कहने पर
आज शादी मुबारक स्कीम पूरे हैदराबाद के अंदर चलाई जा रही है। जितनी गरीब लड़कियां हैं उनको 1-1 लाख रुपए जो है शादियों में दिए जा रहे हैं। आज वहां पर 250 प्राइमरी स्कूल चलाए जा रहे हैं। लेकिन तो यही बात यूपी के अंदर है। अभी यूपी का मुसलमान पॉलिटिकली जो उसका माइंड है वो स्ट्रांग नहीं हुआ है, वो बिल्ट नहीं हुआ है। आज भी यूपी का मुसलमान एक जहनी गुलाम है। तो मतलब अगर यूपी का मुसलमान ओवैसी को वोट देने लगेगा तो वो स्ट्रांग हो जाएगा आपके हिसाब से? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। यूपी के अंदर अभी नई नई सरकार बनी है और 2 ऐसे वाकयात यूपी के अंदर पेश आ चुके हैं। एक भाजपा का नेता ये बात कहता है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए। एक भाजपा का नेता ये कहता है कि गोश्त की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। मैं सवाल करना चाहता हूं उन 35 मुस्लिम विधायकों से कि आपकी ज़बानों में ताले क्यों डले हुए हैं? इन 35 विधायकों में से अब तक किसी का बयान उनके खिलाफ क्यों नहीं आया है? आप थोड़ी सी मिसाल बिहार की ले लीजिए। तो बिहार के अंदर हमारे सिर्फ 5 विधायक हैं और कोई माइकलाल भी अगर सीमांचल के ऊपर उंगली उठाता है, 5 विधायक तो आप कहना ये सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं। यूपी के जो बीजेपी के विधायक अगर भड़काऊ बात बोले तो यूपी के मुस्लिम विधायक भी भड़काऊ बयान दें, यही कहना चाहते हैं आप? देखिए, अगर भड़काऊ बयान देने पर आप उसको कंडम करते हैं, आप उसके खिलाफ जाते हैं, आप उसको कोर्ट में घसीटते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं अगर वो कहते हैं कि गोश्त की दुकान बंद कर दी तो आप उनको कत्ल की बात कर दो। मैं आप कहता हूं कि आपके पास अदालतें हैं, आप उन अदालतों का सहारा लीजिए, आप अपनी पार्टी से शिकायत कीजिए, पार्टी सुप्रीमो से बोलिए कि आप भले ही हमारा वोट तो बहुत अच्छे से लेना जानते हो, आपको सारे यूपी के मुसलमानों का वोट चाहिए अखिलेश को, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आ रही है, जो चीज़ हम खाते हैं, जो चीज़ हमारे रिलीजियस राइट्स हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी मस्जिदों से अजानें होती हैं, कोई भाजपा का नेता उसके खिलाफ बोल रहा है तो आपने तो हमारा वोट लिया ना, तो आप हमारी आवाज़ बनो। असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी ये नहीं कहते कि मुझे सीएम बनाइए, मुझे पीएम बनाइए। वो कहते हैं कि आप अपनी सियासी कुव्वत पैदा कीजिए कि अगर कोई सीएम बनना चाहता है तो आप उसको डायरेक्ट वोट ना कीजिए, बल्कि अपनी पार्टी के थ्रू उसको वोट कीजिए, ताकि उसको इतनी औकात पता रहे, इतनी हैसियत पता रहे, अगर हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा तो ये पार्टी हमें छोड़ के भाग जाएगी, हमारी सरकार गिर जाएगी। जी, आपका कहना है कि ओवैसी साहब खुद को पीएम सीएम नहीं बनाना चाहते। हाँ। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं बीजेपी ही पीएम सीएम बन रही है उनके चुनाव लड़ने से, आपको नहीं लग रहा है? जहाँ जहाँ चुनाव, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए। देखिए, आप यूपी के अंदर कितनी सीटों पर लड़े हैं? 93 सीट्स पर लड़े हैं और खाली 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मार्जिन जो है वो ज़्यादा है, जहाँ बीजेपी जीती है, सिर्फ 6 सीटें। और कम से कम इनके 125 सीटें अखिलेश यादव लेकर आए हैं और 275 सीटें भाजपा सरकार लेकर आई है। 125 सीट का फर्क है इनके बीच में, 125 से 150 सीट का फर्क है। तो आप मुझे बता दीजिए कौन कारीगर साबित हो रहा है? वहीं यूपी के अंदर 38 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा चुनाव लड़ी है और बसपा की वजह से समाजवादी पार्टी हारी है। आप उसको वोट कटवा नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुजनों की पार्टी है, बहुजन एक है। अगर कोई मुसलमान पार्टी अपने आप को थोड़ा पॉलिटिकली इंपावर करना चाहे, कुछ अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहे, तो आप उसके ऊपर वोट कटवा का इल्जाम लगाते हो। क्यों? क्योंकि आप जहनी गुलाम हो चुके हो, मतलब आपको अपना लीडर नहीं चाहिए। ओवैसी यूपी में हार गए तो इल्जाम अपने ऊपर पार्टी नहीं ले रही है, आपके हिसाब से मुसलमानों के ऊपर आरोप जा रहा है। नहीं, जो कि सच्चाई ये है कि ओवैसी और अपनी बात, अपनी विचारधारा मुसलमानों तक पहुंचा ही नहीं पाई है। हर यूपी के मुसलमानों के अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपना नेता, अपने मनपसंद का नेता, अपनी पार्टी चुने। कोई ज़रूरी है कि वो एमआईएम को ही चुने, वो बसपा को भी चुने, वो सपा को भी चुने, भाजपा को भी चुन सकता है। आपको नहीं चुना, क्या कारण है? देखिए, हमारा कोई इसमें वो नहीं है कि हम उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, हम उनको सिर्फ एक मॉडल पेश कर रहे हैं। देखो भाइयों, केरला के अंदर मुसलमानों की अपनी पार्टी है मुस्लिम लीग, वहाँ के मुसलमानों के हालात देखो कितने मजबूत हैं। हैदराबाद के अंदर अपनी पार्टी है मुसलमानों के पास, वहाँ के मुसलमानों के हालात देखो कितने मजबूत हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये बात बोल रहे हैं, हम आपके थोप नहीं रहे हैं कि आप हमें वोट दो। हम उनको बता रहे हैं कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो सवाल करिए अखिलेश से जाकर, आप मुसलमानों के इलाकों में क्यों नहीं आए। हम कहते हैं कि जो कांग्रेस ने 60,000 दंगे इस देश को दिए हैं और लाखों मुसलमान उस दंगों की चपेट में आए हैं, आप सवाल करना सीखिए कांग्रेस से। लेकिन वो सवाल करना नहीं सीखना चाह रहे, वो ओवैसी को नापसंद कर दिए हैं, वो समाजवादी और बसपा की ही तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, फिर भी आप क्या करेंगे? मैंने आपको भी बताया है कि पिछले 60-70 सालों में जो नॉर्थ के मुसलमान हैं उसको कभी पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होने दिया गया, और जब अब कोई पॉलिटिकली एम्पावर करने आ रहा है 70 साल के बाद, तो भी इन तमाम मुसलमानों के लिए बात थोड़ी नई नहीं है। तो एक लर्निंग एज है मुसलमान के लिए,
मतलब आप अभी यूपी का मुसलमान नासमझ है। यूपी का मुसलमान नासमझ नहीं है। अब अगर कोई मुसलमान यूपी के मुसलमान को कोई समझाने आ रहा है, सियासत पढ़ाने आ रहा है कि आप अभी अपनी सियासत शुरू करो, तो उस मामले में भी यूपी का मुसलमान साउथ के मुसलमानों के मुकाबले थोड़ा बच्चा है। थोड़ा जहन खुलेगा, बड़ा होगा, अपने आप को तस्लीम करेगा, अपनी पार्टी को लेकर आएगा, अपना लीडर लेकर आएगा। और इस बात को याद रखिए, मजलिस अगर अगली बार गिरी है तो दोबारा उतनी मजबूती के साथ उठेगी, और अगर मजलिस फिर गिरेगी उतनी ताकत के साथ दोबारा यही आरोप यूपी के मुसलमान ओवैसी साहब पे लगाते हैं कि पार्टी अभी नासमझ है। ओवैसी साहब के पास अभी अनुभव की कमी है। यूपी में जो एमआईएम के नेता है उनके पास अभी अनुभव की कमी है। अभी इनको सीखना पड़ेगा यूपी के मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए, अभी थोड़ी अनुभव की कमी है। यही तो आरोप यूपी के मुसलमान आपकी पार्टी के ऊपर लगाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो मजलिस के पार्टी है वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के आपकी पार्टी में लेकर आए, ताकि फिर वही पुराना सियासी रिवायती सिस्टम शुरू हो? आप बसपा की तारीख को पढ़िए ना, आप कांशीराम की तारीख को पढ़िए। जब बसपा की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त ऐसे ऐसे नेताओं को सामने लाया गया चुनाव लड़ाने के लिए जिनको कोई जानता नहीं था। और आपके अंदर ये बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि आप अपने बीच के नेताओं, आपके अपने बीच में से नेताओं को पैदा करें। ओवैसी साहब यही चाहते हैं कि आपके सामने नए चेहरे आए जाएं जो काबिल हैं, काबिल एहतराम हैं, सियासत कर सकते हैं, उनको लाया जाए, आप उनको वोट दीजिए, आप उनको नेता बनाइए। पंजाब के अंदर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आप मुझे बता दीजिए कितने जानकार चेहरे थे उसमें? बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता था। जब यही बात ओवैसी साहब मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप अपने बीच में अपने लीडर पैदा कीजिए, तो अभी हम उसको थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जल्दी से। आप पंजाब का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सिखों का वोट लेने नहीं गई थी, ना हिंदुओं का वोट लेने गई थी, वो विकास का स्कूल और हॉस्पिटल की बात करने गई थी। तो ओवैसी साहब के ऊपर आरोप ये है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। यूपी में सिर्फ मुसलमान ही थोड़ी ना हैं, और भी जात धर्म के लोग हैं। अगर ओवैसी साहब खाली मुसलमानों की बात करते तो अपने स्टेज से ये बात ना कहते कि जो भी मजलूम है वो हमारे स्टेज पर आ सकता है, चाहे कुशवाहा हो चाहे राजभर हो। और ये बात याद रखिए, यूपी के अंदर मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन करा था, यूपी के अंदर समाजवादी ने कश्यप सम्मेलन करा था, यूपी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर कोई सम्मेलन किया है तो वह अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था, मुसलमान सम्मेलन नहीं करा था कहीं लिखकर। जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो परेशान हाल है, उसको उसके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, सरकार में उसकी नहीं सुनी जा रही है, आप आइए हमारे स्टेज पर, चाहे वो कुशवाहा हो चाहे वो राजभर हो, सबको उन्होंने दावत दी। और हैदराबाद के अंदर आप जाकर देखिए, हैदराबाद के अंदर कॉरपोरेटर जो मजलिस की पार्टी से हैं उसमें से 10 से 12 कॉरपोरेटर नॉन मुस्लिम्स हैं। और वहाँ पर अगर काम होता है, आप ये बता दीजिए, कोई भी किसी भी अगर कोई सीट है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कोई एमपी रह लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कोई एमपी रह लेता है। हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमानों के साथ साथ बराबरी का हिंदू का वोट पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पर एक मॉडल पेश करते हैं, हैदराबाद मॉडल। जाकर देखिए ना ओवैसी एक्सीलेंस स्कूल। तो हैदराबाद का मॉडल यूपी के हिंदू क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? यूपी के हिंदू क्यों नहीं सपोर्ट? क्योंकि यूपी के हिंदू झूठे गुजरात के मॉडल के चक्कर में भी फंसे हुए हैं। उनका लगता है कि मोदी जी ने गुजरात को बहुत चकाचौंध कर रखा है, तो मोदी जी के साथ है, और उस चक्रव्यूह से निकालने में ओवैसी साहब फेल रहे हैं हिंदुओं को। देखिए, मैं आपको बार बार वही बात बोल रहा हूँ, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई भी आंदोलन होता है, उसको एक वक्त लगता है। आप एक चुनाव के अंदर ये बात नहीं कह सकते कि वो फेल हो गए या लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। आप बसपा देख लीजिए, आप कांशीराम का आंदोलन देख लीजिए, लोगों ने एक वक्त के बाद आकर उसको एक्सेप्ट किया है। तो आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं भी एक समय लगेगा काम करने के लिए, तैयारी करने के लिए? देखिए, तो पूरी पार्टी को पता है, ये पूरी पार्टी को बात पता है। जी जी जी। कम से कम हमने बुनियाद तो डाली, हमने 4.5 लाख लोगों के जहन को तो बदला यूपी के अंदर जाके, 4.5 लाख का कैडर तो तैयार करा, वो आप छोटी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, एक आरोप आपके ऊपर भी है, आप अवसरवादी हैं। आप आम आदमी पार्टी में थे, आपको कानूनी मदद नहीं मिली CNT प्रोटेस्ट में, आप MIM में आ गए। अगर यहाँ कोई मसला होता है ओवैसी साहब के साथ, आपको कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है किसी चुनाव में, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं हूँ कौम परस्त। अगर मैं आम आदमी पार्टी में था तो मेरा एक मिशन था, एक एम था, अगर मैं जामिया के अंदर हूँ तो मैं एजुकेशन के ऊपर अपने भाइयों के लिए कुछ काम कर सकूँ, मेरी जो आवाज़ है वो पहुंच सके। क्योंकि उस वक्त एक लगता था कि भाई आम आदमी पार्टी है, ये धर्म की बात नहीं करती, ये जो है कोई भेदभाव नहीं करती, और ये मुसलमानों को पूरा प्रॉपर राइट्स देती है। लेकिन उसके भी आपके सारे भेद खुल गए दिल्ली दंगों के बाद। और अगर मैं मजलिस में हूँ तो याद रखिए कि मजलिस आज मेरे साथ पूरे तरीके से खड़ी हुई है। मजलिस आज मुझे एक ओपन प्लेटफॉर्म दे रही है, कासिम आकर बोलिए, हमारे
चुनाव में हमारे जो दिल्ली के अंदर एमसीडी इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ जाकर बात रखिए और लोग उस बात को पसंद कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस तरीके से, जिस उम्मीद के साथ मजलिस में आया हूँ, मजलिस 1 साल हो गया मजलिस ज्वाइन करे हुए, मजलिस उस उम्मीद पर पूरी तरह अभी तक उतरी हुई है, खरी उतरी हुई है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने बहुत करीब से जाना है, बहुत करीब से देखा भी है। वो इंसान, अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर जो लोग उनको गाली देते हैं, आप 5 मिनट उनके पास जाकर बैठो, उनसे बात करो, आपका दिल ना बदले तो आप फिर मेरे पास आना। और इन्हीं के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं मजलिस में रहूँगा। हम पत्रकारिता की भूमिका अदा करते हैं, हमारा दिल बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने यूपी के मुसलमानों का दिल बदलें। और इसी उम्मीद के साथ ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। आज हम साथ थे हाफिज़ कासिम उस्मानी साहब के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। मिलते हैं किसी बड़ी शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में बात कही के। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमान। जय